चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पार्टनरशिप क्या होती है बच्चे? Name partnership, the relationship between two or more people. राइट, Individual. अ बिजनेस बिटवीन टू और मोर पीपल, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और सबका मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो उस एक डील को या उस एक अग्रीमेंट को पार्टनरशिप बोला जाता है। ठीक है, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये चीज लिखी गई है। सेक्शन 4 नोट डाउन कर लो। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। Name कर दिया. Section 4 says partnership is the relationship between persons who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all. ठीक है, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है उन सब लोगों के बीच में जिन्होंने इकट्ठे अग्री किया है किस चीज के लिए? प्रॉफिट शेयर करने के लिए किसी बिजनेस का। कौन सा बिजनेस? वो बिजनेस जो या तो वो सब मिलके कैरी ऑन कर रहे हैं या फिर उनमें से कुछ लोग सबको रिप्रेजेंट करके उस बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं। ठीक है, उसे पार्टनरशिप बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में एक पार्टनरशिप के अंदर 5 लोग हैं। ठीक है, या तो वो 5 के 5 लोग मिलके उस पार्टनरशिप बिजनेस को चला रहे हैं या फिर उन 5 में से कोई 2 लोग बाकी 3 के बिहाफ पे उस बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप कहलाएगा। ठीक है, बहुत सारे टाइप ऑफ पार्टनर्स होते हैं, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा मैं क्यों कह रही हूँ कि बाकी लोग उनके बिहाफ पे एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अभी के लिए समझाने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। मान लो कि 5 लोग हैं। ठीक है, एक हमारा जो पार्टनर है, 3 पार्टनर्स हमारे चंडीगढ़ में ही है, एक पार्टनर हमारा यूएसए में है और दूसरा पार्टनर हमारा जो है वो फ्रांस में है। ठीक है, तो अब फ्रांस और यूएसए वाला पार्टनर जो है वो डायरेक्टली पार्टनरशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बट उन दोनों ने पैसा इन्वेस्ट किया है पार्टनरशिप के अंदर, तो वो दोनों हमारे पार्टनर्स तो हैं। ठीक है, बट वो डायरेक्टली बिजनेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे बिजनेस को नहीं देख सकते, तो उन दोनों के बिहाफ पे भी जो डिसीजन है वो यहाँ पे जो चंडीगढ़ में 3 लोग हैं, 3 पार्टनर्स हैं, वही लेंगे। ठीक है, तो मेन जो बिजनेस को चला रहे हैं वो 3 पार्टनर्स चला रहे हैं जो इकट्ठे यहाँ चंडीगढ़ में हैं, और जो 2 पार्टनर्स बाहर हैं वो दोनों के दोनों सिर्फ पैसे दे रहे हैं बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, बट वो डायरेक्टली यहाँ पे आके काम नहीं कर सकते। तो यही बात यहाँ पे बोली है, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये पॉइंट उस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्लियर हुआ डेफिनेशन? Yes, ma'am. ओके, एसेंशियल एलिमेंट्स यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, एसोसिएशन टू और मोर पर्सन। पहली चीज एसोसिएशन है पार्टनरशिप किसमें? 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में। ठीक है, दूसरी बात अग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, जब भी कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम सब इकट्ठे मिलके एक अग्रीमेंट लिखेंगे। अच्छा, पार्टनरशिप के अंदर जो अग्रीमेंट होता है उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, DEED, पार्टनरशिप डीड बोला जाता है उसको। जो अग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में होता है उसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अच्छा, और पार्टनरशिप डीड के अंदर जो चीजें लिखी जाती हैं वो क्या इंफॉर्मेशन होगी? इट विल इंक्लूड द नेम ऑफ पार्टनर्स, इट विल इंक्लूड द मनी अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स। ठीक है, दूसरी चीज उनका एड्रेस, देयर एनी अदर बिजनेस जो भी वो लोग कैरी ऑन कर रहे हैं पार्टनरशिप के अलावा। तीसरी चीज उनके बारे में लिखी जाएगी उनका प्रॉफिट शेयरिंग परसेंटेज। ठीक है, कि अगर हमारा प्रॉफिट आया तो कितना परसेंट ऑफ प्रॉफिट किस पार्टनर को दिया जाएगा। ठीक है, ये सब बातें सारी की सारी जितने भी अग्रीमेंट्स हैं, कुछ भी बात हुई है कि किसी पार्टनर को कमीशन देना है, किसी पार्टनर को लोन देना है, ये सब चीजें उस पार्टनरशिप डीड के अंदर पहले से मेंशन होंगी। ठीक है, अच्छा, अब मैंने बात की प्रॉफिट शेयरिंग परसेंटेज की। अच्छा, जितना अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। ए पार्टनर ने भी 20,000 इन्वेस्ट किए, बी पार्टनर ने भी 20,000 इन्वेस्ट किए और सी पार्टनर ने भी 20,000 इन्वेस्ट किए। क्योंकि सब लोगों ने इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया पार्टनरशिप के अंदर, तो सब लोग इक्वली जो है राइट है, सबका इक्वल राइट है प्रॉफिट के ऊपर, यानी जो भी प्रॉफिट आएगा उन सबको 1/3 पोर्शन मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब अगर वही 3 पार्टनर्स हैं, उन्होंने डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया है। व्हाइट बोर्ड विजिबल है? Yes, ma'am. Okay.
दो केसेस होंगे इसके अंदर, ए, बी और सी। तीन पार्टनर्स हैं, अगर तीनों ने 20,000 ऑफ अमाउंट इन्वेस्ट किया तो सबका जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो इक्वल अमाउंट ऑफ शेयरिंग होगा, ठीक है, क्योंकि सब लोगों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया, सबने 2020 इन्वेस्ट किया, सबने इक्वल इन्वेस्ट किया, तो सबका प्रॉफिट भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट अगर मैं एग्जांपल लूं यहाँ पे, ए ने 40,000 इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर, बी ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया 50,000, ठीक है, और सी ने सिर्फ 20,000 इन्वेस्ट किया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग परसेंटेज बदल जाएगी। ए और बी बोलेंगे कि हमने पैसे ज्यादा इन्वेस्ट किए तो हमारा प्रॉफिट पे हक जो है वो ज्यादा बनता है, और सी ने कम पैसे इन्वेस्ट किए तो सी को उसकी इन्वेस्टिंग अमाउंट के हिसाब से प्रॉफिट दिया जाएगा। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो सकता है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:5:2, ये लोग जो भी डिसाइड करेंगे वो होगा, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ कि 4:5:2 इनका रेशो रहेगा, कि अगर इनका टोटल परसेंटेज जो है, टोटल प्रॉफिट जो है उसका 4% जो है, सॉरी, उसका 40% जो है वो ए को दिया जाएगा, 50% बी को दिया जाएगा, बाकी जो बचेगा वो सी को दिया जाएगा, ठीक है। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिपेंड करती है ऑन द नंबर ऑफ अमाउंट दे आर इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस, ठीक है। हमने पढ़ा एसोसिएशन जरूरी है 2 से 3 लोगों के बीच में, दूसरी बात अग्रीमेंट जरूरी है, तीसरी चीज यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है, असेंशियल है कि प्रॉफिट शेयरिंग के लिए वो पार्टनरशिप की गई, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। जब भी आप ये बात कर रहे हो कि आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो पार्टनरशिप हमेशा किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए की गई होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग पार्टनरशिप किसी भी काम के लिए कर सकते हो, बट यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट में जो मेन बात की जाती है वो पार्टनरशिप बिजनेस की जाती है, ठीक है। अगर आप किसी पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हो तो वो प्रॉफिट शेयरिंग के लिए होना चाहिए, और दूसरी बात वो एक बिजनेस के लिए होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है, म्यूचुअल एजेंसी मींस सबका म्यूचुअल डिसीजन। अगर आप सब पार्टनर्स हैं तो पार्टनरशिप के अंदर एक रूल होता है कि जितने भी पार्टनर्स प्रेजेंट हैं इस टाइम पे, फॉर एग्जांपल 3 लोगों की पार्टनरशिप है, उन्होंने स्टार्ट किया पार्टनरशिप, कोई भी डिसीजन लेना होगा तो वो पार्टनर सारे के सारे मिलके लेंगे। अगर एक भी पार्टनर किसी डिसीजन के लिए नो बोल देता है और बाकी के 2 पार्टनर्स उस डिसीजन के लिए अग्री कर रहे हैं, स्टिल एक के मना करने की वजह से सारे के सारे वो डिसीजन को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे। अगर एक ने भी मना कर दिया तो वो डिसीजन नो हो जाएगा, ठीक है। सबका म्यूचुअली यस बोलना बहुत जरूरी है पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है। ये वाला जो है पीडीएफ आपके ग्रुप में पहले से शेयर कर रखा है, ठीक है। ये वाले पीडीएफ से ही पढ़ा रही थी मैं लास्ट टाइम पे भी, ये सिर्फ आपके लिए यहाँ पे स्टार्ट किया था। वेट अ मिनट। एसेंशियल एलिमेंट्स जैसे यहाँ पे लिखा है, एसोसिएशन होनी चाहिए 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में, एक अग्रीमेंट होना चाहिए, जो है ये सब चीजें बिजनेस के लिए हो रही होनी चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, और फिफ्थ पॉइंट सब लोग उसको मिलके कैरी ऑन करेंगे, म्यूचुअल एजेंसी होगी वहां पे, ठीक है। ये सब एसेंशियल पॉइंट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड अदर एसोसिएशन, ठीक है। पार्टनरशिप बाकी एसोसिएशन से अलग कैसे, यहाँ पे हम सबसे पहला डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली, इस नाम के अंदर सिर्फ जॉइंट हिंदू फैमिली है, यहाँ पे ये बात बिल्कुल भी नहीं बोली जा रही है कि सिर्फ हिंदू फैमिलीज के ऊपर एप्लीकेबल है, बिल्कुल नहीं। हिंदू फैमिली इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज इंडिया के अंदर है, ठीक है, हम लोग हिंदुस्तान बोलते हैं इसलिए यहाँ पे हिंदू फैमिली बोला गया है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब है जो भी हम लोग फैमिली बिजनेस इंडिया में करते हैं, ठीक है। अगर आपकी फैमिली कोई पहले से ही फैमिली बिजनेस को कैरी ऑन कर रही है तो उसे एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोला जाएगा, चाहे आपका रिलीजन कुछ भी है, आप सिख हो, आप ईसाई हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, कुछ भी हो, आपके बिजनेस के ऊपर जो एप्लीकेबल होगा वो सारे रूल्स जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के होंगे, ठीक है।
अच्छा, पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं हम लोग। सबसे पहला डिफरेंस इज मोड ऑफ क्रिएशन। मोड ऑफ क्रिएशन, ओके। अगर पार्टनरशिप की बात की जाए तो पार्टनरशिप कैसे क्रिएट की जाती है? पार्टनरशिप डीड के साथ, ठीक है, जहां पे सबके सब पार्टनर्स ने एक अग्रीमेंट उस पार्टनरशिप डीड के ऊपर साइन कर दिया, दे विल बिकम पार्टनर्स और वो लोग एक पार्टनरशिप बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं। बट ज्वाइंट हिंदू फैमिली में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको कोई ज्वाइंट हिंदू फैमिली स्टार्ट करनी है तो आपको बस उस फैमिली का एक मेंबर होना चाहिए, कोई भी अग्रीमेंट वहां पे जरूरी नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? Second Yes, point ma'am. is acquisition of interest by mail issue. Acquisition of interest by mail issue. यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी एंट्री एक पार्टनरशिप डीड के अंदर और दूसरा एंट्री आपकी ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अंदर। अगर आप पहले से एक पार्टनरशिप डीड चल रही है, ए बी और सी पहले से कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं और ए जो है अपने बेटे को पार्टनर बनाना चाहता है अपने साथ, तो ये कब तक पार्टनर नहीं बनेगा? चाहे ए का बेटा है बट स्टिल उसे पार्टनर नहीं बनाया जा सकता जब तक कि बी और सी उसके लिए अग्री नहीं करते, ठीक है। अगर आपको अपने किसी मेल मेंबर को, फैमिली मेंबर को पार्टनरशिप में एंटर करवाना है, देन आपको बाकी पार्टनर्स को कन्विंस करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मेल जो है उसके अंदर एंटर कर सकता है पार्टनरशिप। बट इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली अगर आपने उस फैमिली में जन्म लिया है तो आप ऑटोमेटिकली उस बिजनेस का मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको किसी से पूछने की या किसी से अग्रीमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती ज्वाइंट हिंदू फैमिली में, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन बाय डेथ। डिसोल्यूशन बाय डेथ, थर्ड पॉइंट। डिसोल्यूशन ऑफ डेथ का मतलब है, डिसोल्यूशन का मतलब यहाँ पे है खत्म होना, ठीक है, किसी चीज का खत्म हो जाना। डिसोल्यूशन बाय डेथ का मतलब है कि अगर पार्टनर्स में से किसी की डेथ हो जाती है तो आपकी पार्टनरशिप वहीं पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर 3 पार्टनर्स हैं उनमें से एक की डेथ हो गई है तो बी और सी की भी पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी क्योंकि पार्टनरशिप डीड तीनों के बीच में हुई थी। हाँ, बी और सी उस पार्टनरशिप को कैरी ऑन करना चाहते हैं तो वो न्यू पार्टनरशिप डीड बना सकते हैं, बट जैसे ही एक ही डेथ होगी साथ के साथ पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। बट ज्वाइंट हिंदू फैमिली में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो भी जाती है तो बिजनेस उसकी वजह से बंद नहीं होता, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर। एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर, नोट डाउन हो गया? Yes, ma'am. ओके, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर का मतलब है कि एक जो पार्टनर है पार्टनरशिप डीड के अंदर न्यू मेंबर कैसे एंटर कर सकता है? जैसे मैंने बताया कि सब पार्टनर्स अग्री करेंगे तभी कोई न्यू पार्टनर एंटर होगा, अदरवाइज कोई एंटर नहीं हो सकता। बट ज्वाइंट हिंदू फैमिली का जैसे हमने पढ़ा कि अगर आपको न्यू मेंबर बनना है तो आपका बस उस घर में जन्म हुआ होना चाहिए, आप यू विल बिकम द मेंबर ऑफ दैट ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। right to take part in management. ओके, पार्टनरशिप के अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं सबके पास इक्वल राइट्स होते हैं, ठीक है। कोई भी पार्टनर अगर एब्सेंट है उसकी एब्सेंस में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। अगर उस पार्टनर ने यस नहीं बोला तो हम अपनी साइड से यस कंसीडर नहीं करेंगे। मैनेजमेंट में सबके इक्वल राइट्स होते हैं पार्टनरशिप के अंदर। बट ज्वाइंट हिंदू फैमिली के केस में ऐसा नहीं होता। ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अंदर जो हेड ऑफ द फैमिली है, जिसको बेसिकली ज्वाइंट हिंदू फैमिली एक्ट के अंदर कर्ता बोलते हैं, KARTA, कर्ता इज द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है।
जो हेड ऑफ फैमिली है वही आपके मैनेजमेंट डिसीजंस लेता है, बाकी सब एडवाइस कर सकते हैं बट बाकी सबका इतना इंटरफेरेंस मैनेजमेंट में नहीं होता। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है, 6th पॉइंट इज इम्प्लाइड अथॉरिटी। Authority. In the case of an ordinary partnership, each partner is the agent of the firm for the purpose of business of the firm. ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर डायरेक्टली हर एक पार्टनर जो है वो बिजनेस को रिप्रेजेंट कर सकता है, बट जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर ऐसा नहीं होता। जो अथॉरिटी है वो किसके हाथ में रहती है? अथॉरिटी बेसिकली कर्ता के हाथ में रहती है। ठीक है, बाकी सब मेंबर्स जॉइंट हिंदू फैमिली के तब तक अथॉरिटी की तरह एक्ट नहीं कर सकते जब तक कि कर्ता उन्हें अलाउ नहीं करता। पार्टनरशिप के अंदर सबके इक्वल राइट्स है, सब लोगों के पास अथॉरिटी है डिसीजन लेने के और बिजनेस की फर्म के जो भी मेन काम है उनको करने की। ठीक है, 7th पॉइंट इज एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी। Liabilities. एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी का मतलब यहाँ पे है कितना हम लोग जिम्मेदार हैं लॉसेस के लिए। ठीक है, अगर हम लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी आर शेयरिंग लॉसेस एज वेल। ठीक है, अगर कंपनी में प्रॉफिट हो रही है और हम प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो लॉसेस में भी हमारा पार्टिसिपेशन होगा। अगर पार्टनरशिप की बात करते हैं तो अगर हमारी कंपनी लॉसेस में चल रही है तो लॉसेस को पूरा करने के लिए पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप एक पार्टनर हो, आपकी कंपनी लॉसेस में चल रही है, कंपनी बेचने के बाद भी लॉसेस पूरे नहीं हुए, लोन पूरा नहीं पे किया गया, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचा जा सकता है। ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर। बट जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर आपके लॉसेस चल रहे हैं तो लॉसेस को पूरा पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्ता की है, बाकी फैमिली मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी पे उसका असर नहीं होता। ठीक है, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हमारी जनरल लाइफ में होती हैं बट हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया कि ये सब चीजें लॉ के अकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज माइनर मेंबर। माइनर मेंबर, अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर माइनर हमने पहले भी पढ़ा था कि माइनर किसी एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, तो माइनर कभी भी एक पार्टनर नहीं बन सकता। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप माइनर को पार्टनर बनाते हो, ये एक एग्जम्पशन है, अगर आप माइनर को पार्टनर बना रहे हो तो माइनर लॉसेस के लिए लाइबल नहीं होता, आप उसको प्रॉफिट जरूर दो। ठीक है, अगर जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करें अदरवाइज वैसे पार्टनरशिप में माइनर को एंटर नहीं करा सकते। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पशन थी जो अब मैंने पहले भी पढ़ाई है। ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर क्या होता है, अगर आपका फैमिली मेंबर माइनर भी है स्टिल वो फैमिली के बिजनेस में इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, इक्वली उसका राइट बनता है। ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर माइनर को मेंबर नहीं बनाया जाता। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ओके, यहाँ पे जो 9th पॉइंट है ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क होगा। इसके अंदर जो डिजिट्स लिखे हुए हैं ना, बेसिकली ये पुराने डिजिट्स हैं क्योंकि मेरे पास जो बुक है वो पुरानी बुक है, आपको न्यू सर्च करनी है। ठीक है, पार्टनरशिप के केस के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ मेंबर्स है। नेक्स्ट पॉइंट जो है नंबर ऑफ मेंबर्स, पहले आप लिख लो फिर मैं बताती हूँ नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं। पार्टनरशिप के अंदर दो केसेस आएंगे। ठीक है, एक जब आप बैंकिंग पार्टनरशिप कर रहे हो, दूसरा अगर आपने कोई और बिजनेस की पार्टनरशिप की है। ठीक है, अगर बैंकिंग पार्टनरशिप का केस है तो मिनिमम मेंबर्स जो है वो 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम मेंबर्स 10 हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस बुक। आपको न्यू सर्च करना है। ठीक है, कितने हो सकते हैं? मिनिमम 2, मैक्सिमम 10 इन केस ऑफ बैंकिंग पार्टनरशिप। और अदर बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें जॉइंट हिंदू फैमिली की
तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपके फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उतने के उतने मेंबर्स आपके बिजनेस के अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आपकी फैमिली में 50 मेंबर है, चाहे 100 मेंबर है, डज नॉट मैटर। आपके अगर वो फैमिली मेंबर्स हैं तो वो आपकी फैमिली बिजनेस में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? Yes, ma'am. Liability to render account. Next point is liability to render account. पार्टनरशिप के केस के अंदर क्या होता है कि कोई भी पार्टनर कभी भी किसी भी टाइम कोई भी अकाउंट्स को चेक कर सकता है, ठीक है। सारे पार्टनर्स के पास इक्वल राइट्स हैं, वो कभी भी आके सारे अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप चेक कर सकते हैं। अकाउंट से यहाँ पे मतलब है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई जा रही हैं, जितने भी सर्टिफिकेट हमारे जो भी फाइल्स पड़ी हैं, कुछ भी चेक कर सकते हैं, पार्टनर्स के पास इक्वल राइट्स। बट ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर आपकी ज्वाइंट हिंदू फैमिली सेपरेट हो गई है, ठीक है, आपका सेपरेशन ऑफ फैमिली हो गया है, तो सेपरेशन के बाद जिसको अलग कर दिया गया है वो आके कर्ता से अकाउंट्स की डिटेल्स नहीं मांग सकता, ये उसके पास राइट नहीं होता, ठीक है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में किसी मेंबर के पास ये हक नहीं है कि वो जाके कर्ता को, हेड ऑफ द फैमिली को बोले कि हमें अकाउंट्स शो करो, ठीक है। 11th point is share in business. शेयर इन बिजनेस मतलब आपका बिजनेस में कितना हिस्सा है, और दूसरी बात कि आप कितना प्रॉफिट नहीं मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो मैम, आपका आवाज नहीं आ रही। मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है।